नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सही बोलता पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि अब जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये एक सीरीज़ है और क्योंकि ये सारी बातें एक वीडियो में नहीं आ सकती इसलिए मैंने इसको वीडियो को पार्ट्स में बना रहा हूँ। मैंने पहला वीडियो बनाया, आपको ये बताया कि आप बैंक में कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे आप बैंक वाले से जाके मिलेंगे, आप उनको क्या कहेंगे, कैसे आप अपनी तैयारी करेंगे। अब ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। जिसने मेरा वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट देखें ताकि उसको पिछली बातें समझ में आ जाए। दोस्तों, मैंने बताया था कि आपको उद्योग आधार बनवाना है, रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, कोटेशन होनी चाहिए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास बनेगी। अब दोस्तों, आपके बैंक दो तरह के लोन बनाता है। एक लोन वो होगा जो आपको फिक्स चीज़ों के लिए मिलेगा, जो चीज़ें आप परमानेंट आपको रखनी हैं, जो आपके पास फिक्स रहेंगी, जैसे कि कोई मशीनरी, कोई फर्नीचर फिक्सचर वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो आप फिक्स रहेंगी आपके साथ, ज़मीन से जुड़ी चीज़ें जो रहती हैं उनके लिए आपको टर्म लोन मिलेगा। और टर्म लोन किस हिसाब से मिलेगा वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, उसके हिसाब से आपको डिसाइड होगा कि टर्म लोन कितने दिन के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, इसमें एक तो हो गया टर्म लोन जो कि आपको फिक्स चीज़ों के लिए मिलेगा, दूसरा आपको रोज़मर्रा की जो बिजनेस होगा, रोज़मर्रा का जो काम होगा उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। जैसे कि आपको कहीं से कच्चा माल लेके आना है या फिर आपको छोटी छोटी चीज़ों की पेमेंटें करनी होती हैं, उसके लिए आपको मिलेगी लिमिट। आपको स्टॉक लेके आना है, उसके लिए आपको लिमिट मिलेगी। अब दोस्तों, जो टर्म लोन मिलता है, टर्म लोन में क्या होगा कि आपको मान लो कि 100 रुपये का आपको सामान खरीदना है, जो आपका फिक्स सामान रहेगा, तो उसमें से 25 रुपये आपके होंगे और 75 रुपये बैंक के होंगे। ये मार्जिन उसमें रहना है। और मार्जिन रखने का कारण ये है कि ताकि आपके अंदर ये एहसास रहे कि इसमें मेरा भी पैसा खर्च हो रहा है और मैं इसको ध्यान से खर्च करूं। कई बार जब बैंक का पैसा होता है तो आदमी ये दिमाग में ले लेता है कि बैंक का पैसा है, कैसे भी खर्च करे, मगर जब आपका पैसा भी उसमें इन्वॉल्व होता है तो फिर आप में एक जिम्मेवारी का एहसास आता है और आप उसी हिसाब से पैसे को खर्च करते हैं। दूसरा है सीसी, कैश क्रेडिट भी इसको बोलते हैं। तो कैश क्रेडिट जो है वो आपको मिलेगी, वो आपको रोज़मर्रा की जो बिजनेस है उसके लिए आपको वो पैसा मिलेगा। और वो पैसा कितना मिलेगा, उसका क्या हिसाब है। तो पहली बात तो आप एस्टिमेट आप लगाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपकी बनती है उसमें एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि आपकी सेल्स कितनी रहने वाली हैं। तो आपकी सेल्स का 25% आपको सीसी दी जाती है। आपको सीसी जो है 25% की दी जाती है, जो आपकी सेल्स रहने वाली हैं या आपकी जो सेल्स प्रोजेक्टेड हैं, तो उसका 25% आपको दिया जाता है। अब यहाँ पर लिमिट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी लिमिट सेट हुई है, दूसरा आपकी ड्राइंग पावर कि आप कितना पैसा उसमें से निकाल सकते हैं, कितना पैसा आप उसमें से खर्च कर सकते हैं। वो कैसे डिसाइड होगा, उसका फैसला कैसे होगा कि कितना पैसा आप निकाल सकते हैं। मान लो कि आपकी 5 लाख की लिमिट बनी है, तो आप उससे कच्चा माल खरीदना चाहते हैं, आप उससे स्टॉक इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक के लिए कुछ पैसा पहले दिया जाएगा, जितने की आपकी ज़रूरत है, जितने से आपका काम शुरू हो सकता है उतना पैसा आपको दे दिया जाएगा। बाद में आपकी स्टॉक की इंस्पेक्शन होगी, आपका स्टॉक चेक किया जाएगा कि कितना स्टॉक आपके पास है। हाँ, कुल स्टॉक का 75% आपकी ड्राइंग पावर रहेगी, उतना पैसा आप लिमिट से विड्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये आती है कि आप उस पैसे को कैसे आप खर्च कर सकते हैं, कैसे कैसे आप ले सकते हैं। जो टर्म लोन का जो पैसा है, जो आपको फिक्स चीज़ों के लिए मिलेगा, ये पैसा आपको सीधा सप्लायर को ये पैसा सीधा सप्लायर के पास जाएगा जिसके पास से आपने कोटेशन ली है, और उसके लिए आपको पक्का बिल वहाँ से लेना होगा। दोस्तों, यहाँ पे कई बार ये बात आती है कि अगर आप पक्का बिल लेंगे तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जीएसटी हर सामान पे पहले से लग के आती है
आप जीएसटी का बिल लें या ना लें, अगर आप जीएसटी का बिल नहीं ले रहे हैं तो वो जिससे आप सामान खरीद रहे हैं उसकी पॉकेट में जाता है, अगर आप जीएसटी का बिल ले रहे हैं तो वो सरकार के पास जाता है। मगर आप अपनी तरफ से पूरा पैसा दे ही रहे हो, चाहे वो उसका बिल लें या ना लें, मगर बैंक को यहाँ पर उसका बिल चाहिए। पहली बात तो यह है कि बैंक आपको 2 नंबर का काम करने के लिए आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि हम सरकारी संस्था हैं और सिस्टम से जुड़े हुए हैं और सिस्टम के खिलाफ हम नहीं जा सकते। इसलिए जो है वहाँ पर जीएसटी की चोरी आप करें ये तो बैंक आपको कभी भी सलाह इस बात की नहीं देगा। तो और दूसरी बात ये कि जीएसटी आपको ऑलरेडी लग के आ रहा है तो आपको इसमें डरने की बात नहीं है, आप बिल आराम से लें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कई बार दुकानदार आपको ये भी कहते हैं कि अगर आप बिल लेंगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मगर दोस्तों ये एक टालने वाली बात है, ये सही नहीं है। तो जो टर्म लोन होगा वो सप्लायर के पास जाएगा डायरेक्ट, जिसके पास से आप सामान खरीद रहे हैं या आप जिससे वो काम करवा रहे हैं उसके पास पैसा जाएगा, वो पैसा आपको सीधा नहीं मिलेगा। और जो मार्जिन का जो पैसा है, जो आपकी तरफ से जो पैसा लगना है वो पैसा उसमें जुड़ के जाएगा, वो आपको खाते में जमा कराना है पहले। अब यहाँ पर बात आती है लिमिट की। तो जो लिमिट है मैंने आपको बताया कि स्टॉक का 75% आप पैसा निकाल सकते हैं। स्टॉक पहले आपने खरीदा, फिर बाद में कुछ दिन बाद आपका स्टॉक का इंस्पेक्शन होगा, स्टॉक का इंस्पेक्शन होने के बाद उसका 75% की आपकी ड्राइंग पावर सेट कर दी जाएगी। जैसे जैसे आपका स्टॉक बढ़ता है आप अपने स्टॉक की डिटेल जो है बैंक में देते हैं तो आपकी ड्राइंग पावर भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है कि आपका 2 चीज़ें होंगी, एक इंश्योरेंस होगा आपके स्टॉक का, आपका जो सामान दुकान में है या आपकी जो फर्नीचर फिक्सचर जो भी दुकान का है उसका बीमा होगा, या जो भी आप जहाँ पे भी आप काम करना चाहते हैं उसका बीमा होगा। देखो दोस्तों यहाँ पर एक तरह से कई बार ग्राहक ये मानता है कि ये बीमा हमारे ऊपर बोझ है, मगर ये बीमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी नुकसान होता है, किसी तरह का नुकसान, चोरी हो गई, आग लग गई, दुकान किसी तरह से ख़त्म हो गई, डकैती हो गई, कुछ हो गया, तो उस हालत में जो बीमा कंपनी है वो आपको पैसा देगी, आपके ऊपर इस चीज़ का बोझ नहीं आएगा। दूसरा, क्योंकि बैंक को गारंटी चाहिए पैसे की। अब ये गारंटी जो है आपको कौन देगा? पहले किसी की गारंटी लेते थे, मगर बाद में इसमें बदलाव आया और सरकार इसकी गारंटी देने लगी, मगर सरकार इस गारंटी के बदले कुछ फीस लेती है। वो फीस आपको साल में एक बार पे करनी है, वो फीस आपको देनी है, जिससे कि सरकार आपके लोन की गारंटी देगी। जैसे कि मुद्रा स्कीम है, मुद्रा स्कीम के अंदर गारंटी सरकार देती है। आप अपनी लिमिट में से पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं उसके तरीके मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपको कच्चा माल खरीदना है या आपको जो भी सामान खरीदना है अपने दुकान के लिए या अपनी फैक्ट्री के लिए या अपने कोई भी उद्योग लगा रहे हैं आप उसके लिए, तो आप उस सामान को खरीद सकते हैं चेक देके। दूसरा तरीका है ई बैंकिंग से, और तीसरा तरीका है आप वहाँ पे बैंक में जाकर नेफ्ट आरटीजीएस करें, कैश में कम से कम लेन देन करें, वो आपके लिए अच्छा है। दूसरा, आप अपने जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी दुकान है या कुछ और है, वहाँ पर आप एक QR कोड स्कैनर बैंक की तरफ से मिलता है, वो आप लगा सकते हैं ताकि आपको पेमेंट जो है QR कोड के जरिए आपके खाते में जाती रहे। ये चीज़ें आपको सुविधा मिलती हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। हाँ दोस्तों, मैंने बात की थी इंश्योरेंस के बारे में कि अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो उसका इंश्योरेंस जो है कंपनी को, अगर आपने इंश्योरेंस अगर करवाया हुआ है तो उसकी पेमेंट कंपनी करती है। अब मगर कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आपका स्टॉक कितना था, आपका सामान कितना था जिस दिन कोई नुकसान हुआ, उसका पता कैसे चलता है? दोस्तों, आपको अपनी दुकान में 3 रजिस्टर रखने हैं या फिर एक ही रजिस्टर में आपने 3 उसमें पार्ट कर लेने हैं, जिसमें एक सेल रजिस्टर, एक परचेज रजिस्टर और एक स्टॉक रजिस्टर। सेल रजिस्टर में जो आपने जो है सेल किया है, परचेज में जो आपने खरीदा है, और स्टॉक रजिस्टर में आप जो है ये एंट्री करेंगे कि आपके पास कितना स्टॉक है, और ये रजिस्टर आप हमेशा मेंटेन। उदाहरण के तौर पे अगर किसी दुकान में नुकसान हो गया
और आप कंपनी को लिख के देते हैं कि मेरे पास 10 लाख का स्टॉक था जिस दिन मेरा नुकसान हुआ, तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आपके पास 10 लाख का स्टॉक था? तो वो आपके जो है ये तीनों रजिस्टर वो चेक करेंगे। दूसरी बात, आप हर क्वार्टर में, हर 3 महीने बाद बैंक में अपने स्टॉक की डिटेल दे के आते हैं, क्योंकि आपकी जो ड्राइंग पावर है उसके हिसाब से ही सेट होती है। जब आप वहाँ पर डिटेल दे के आते हैं तो वहाँ से एक ऑफिसर कोई भी आता है और वो आपकी दुकान को में आके चेक करता है कि आपका स्टॉक कितना है। तो ये रिपोर्ट वहाँ पर बैंक में आपकी फाइल में जमा होती है। जब कभी कोई नुकसान होता है तो ये रिपोर्टें बैंक से मांग ली जाती हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हर क्वार्टर में आप अपने स्टॉक की डिटेल बैंक में जमा करा के आएँ, और ये खुद ही ध्यान रखना है कि वहाँ से कोई ऑफिसर आए आपका स्टॉक चेक करे और उसकी रिपोर्ट वो फाइल में लगाए, ताकि किसी दिन अगर नुकसान हो तो आपको उसके नुकसान की भरपाई हो सके। यहाँ पर जो आपको लिमिट दी जाती है वो लिमिट सिर्फ 1 साल के लिए दी जाती है। 1 साल से ज़्यादा के लिए लिमिट आपको नहीं दी जाती। अब क्योंकि 1 साल खत्म होगा तो आपको लिमिट को अगले 1 साल के लिए बढ़ाने के लिए आपको वहाँ पर कागज़ देने हैं। अब वहाँ पर आप क्या कागज़ देंगे वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका बिजनेस चलते हुए 1 साल हो चुका है, तो आपके पास 1 साल की स्टेटमेंट होगी, आपके पास सेल परचेज रजिस्टर होंगे, आपके पास स्टॉक रजिस्टर भी होगा। आप क्योंकि 1 साल से बिजनेस कर रहे हैं तो आपने रिटर्न भी फाइल किया होगा, उस रिटर्न में आपके बिजनेस की डिटेल होगी कि आपकी पिछले साल में कितनी सेल्स हुई हैं, कितना आपके पास स्टॉक है, वह सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। उसी हिसाब से सीए जो है आपको 1 साल की नई प्रोजेक्शन दे देगा और ये सारी चीज़ें लेके आपको बैंक में देनी है, ताकि आपका खाता 1 साल के बाद दोबारा रिन्यू हो सके। अगर आप खाते को रिन्यू नहीं करवाते हैं तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, क्योंकि खाता आपने रिन्यू नहीं कराया तो ये लिमिट 1 साल के लिए होती है। 1 साल के बाद लिमिट आपकी ओवरड्यू शो करना शुरू कर देती है, जिसका असर आपके सिबिल के ऊपर पड़ता है। जितने दिन भी आपका खाता ओवरड्यू रहेगा उतने दिन वो सिबिल में दर्ज होता रहेगा और आपकी सिबिल खराब हो जाएगी। दूसरा, अगर आप रिन्यू करने के लिए कागज़ नहीं देते, जो कागज़ हमने बताए हैं, फिर आपको बैंक से नोटिस आ सकता है कि आप पूरा पैसा जमा कराएं या फिर कागज़ जमा कराएं। तो उस हालत में बैंक आपसे पूरा पैसा वापस भी मांग सकता है, जो कि आपको पता है कि एकदम से इतना पैसा देना मुश्किल काम है, ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप कम से कम लिमिट के 1 साल होने से कम 2 महीने पहले अपने कागज़ों की तैयारी करना शुरू करें और ये कागज़ वहाँ पर जमा करा दें। दोस्तों, ये आपके फ़ायदे के लिए ही है, इसमें कोई ये ना समझें कि आपके ऊपर इसका बोझ पड़ रहा है, क्योंकि आपको 1 साल के लिए लिमिट दी गई तो 1 साल के बाद उसको फिर 1 साल के लिए आगे रिन्यू कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको जो है इस खाते को चलाना है। आगे और जानकारी मैं आपको कैसे एक जो बिजनेसमैन है जिसने जीरो से काम शुरू किया वो कैसे कार तक पहुंच सकता है, कैसे वो अच्छे मकान तक पहुंच सकता है, उसकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय भीम, जय भारत।